नमस्ते बच्चों। जो हमारा सेकंड चैप्टर का 2 टॉपिक बचा हुआ था उसे हम कंप्लीट करेंगे ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। जितने भी प्रोसेस सेपरेशन मेथड के थे हमने सारा पढ़ लिया है। हमें एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था कि क्रिस्टलाइजेशन इवापोरेशन से बेटर क्यों होता है, क्योंकि दोनों प्रोसेस लगभग सेम होता है। इवापोरेशन में भी हमें रेसिड्यू सॉलिड रेसिड्यू मिलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन में हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं। उसमें भी पानी को इवापोरेट किया जाता है, इवापोरेशन में भी पानी को इवापोरेट किया जाता है और उसी से क्रिस्टल्स को निकाला जाता है। तो आखिर दोनों में ऐसा क्या चेंज है या डिफरेंस है कि क्रिस्टलाइजेशन करना ज़्यादा बेटर होता है इवापोरेशन से? तो ये हम अभी देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज क्रिस्टलाइजेशन बेटर देन इवापोरेशन? तो क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवापोरेशन ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। वो कौन सारे रीजंस हैं? फर्स्ट है, some solid decompose and some substances like sugar may get chattered during the direct heating. क्रिस्टलाइजेशन जब हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि उसे हम डायरेक्ट हीटिंग नहीं करते, डायरेक्ट हीट नहीं करते, डायरेक्ट आग पे नहीं चढ़ाते हैं, उसे हम सैंड के ऊपर रख के तब उसको हीट करते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि अगर हम इवापोरेट करें, कोई कोई सब्सटेंस ऐसे होते हैं लाइक शुगर, जो डायरेक्ट हीटिंग से क्या होता है, उसका जो पार्टिकल्स होता है वो हिल जाता है, प्रॉपर डिकम्पोज नहीं होता। तो इस वजह से क्रिस्टलाइजेशन करना उस वक्त बेनिफिशियल होता है ताकि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपरली डिकम्पोज हों, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत उनमें ना आए। दूसरा है, some minute impurities of particles may still be associated in the solution obtained upon filtration. हम लोग क्या करते हैं, इवापोरेशन फिल्टरेशन करते हैं जब, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई जो बहुत छोटे इम्प्यूरिटीज़ हैं वो फिल्टरेशन से 100% प्योरिटी या प्योर लिक्विड हमें मिला है, ये हम नहीं कह सकते। They will be present in the solid residue left after evaporation. In crystallization, the crystal obtained are always pure. इवापोरेशन के बाद जो हमें जो मिलता है सॉलिड रेसिड्यू, उससे प्योरिटी का 100% चांसेस नहीं है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं वो 100% प्योर रहते हैं, उनमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट नहीं होता। तो ये सेकंड रीज़न है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन बेटर है इवापोरेशन से। थर्ड रीज़न हम देखते हैं। थर्ड है, डायरेक्ट हीटिंग और इवापोरेशन डज नॉट गिव क्रिस्टल्स, ओनली अ सॉलिड रेसिड्यू इज लेफ्ट इन द डिश। कभी भी हम इवापोरेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें क्रिस्टल्स के फॉर्म में कोई भी रेसिड्यू नहीं मिलता। सिर्फ लाइकवाइज अगर कभी हम किसी बर्तन में पानी को खौलाते जाएं, हमें पता है कि वाटर में बहुत सारे इन्वॉल्व्ड केमिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर हम उसमें नमक मिला दें और कहें कि पानी अगर पूरा हम लोग इवापोरेट कर दें और नमक मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो जो नमक जो हमें मिलेगा वो वाइट सब्सटेंसेस जो कि डिपॉजिट हो जाएंगे बेस में, वैसा मिलेगा जो कि किसी भी यूज़ का नहीं होता या यूज़ करने में थोड़ा दिक्कत आता है। तो ये दिक्कत क्रिस्टलाइजेशन में नहीं होता, क्योंकि जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, जिसे हम आराम से कहीं भी सेफली रख सकते हैं। तो ये सारे 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं, और ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में कि क्रिस्टलाइजेशन इवापोरेशन से बेटर क्यों है। तो ये सारे रीजंस हमें अपने दिमाग में रखना है कि क्रिस्टलाइजेशन जो है वो इवापोरेशन से बेटर क्यों है। पहला रीज़न तो है कि डायरेक्ट हीटिंग कभी कभी किसी किसी प्रोडक्ट को हैम्पर करता है, अच्छे से डिकम्पोज नहीं होने देता, जो कि क्रिस्टलाइजेशन में नहीं होता। सेकंड है हमारा कि जो क्रिस्टल्स ऑब्टेन्ड होते हैं क्रिस्टलाइजेशन के बाद वो प्योर रहते हैं, 100% प्योर रहते हैं, उसमें इम्प्योरिटीज़ इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन इवापोरेशन के बाद जो सॉलिड रेसिड्यू हमें मिलता है उसमें इम्प्योरिटीज़ के कुछ चांसेस रहते हैं। 100% प्योर वो सब्सटेंस है ये हम नहीं बोल सकते। तीसरा है कि डायरेक्ट हीटिंग और इवापोरेशन जो होता है
वो क्रिस्टल नहीं देता, वो सॉलिड रेसिड्यू देता है जिसे यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन चीज़ों को आप दिमाग में रखेंगे। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में पहुँचे हैं जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसको ख़त्म करने के बाद आपका चैप्टर है जो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि फिजिकल चेंज कहते किसे हैं। तो फिजिकल चेंज कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग सबसे पहले देखेंगे फिजिकल चेंज का, कि फिजिकल चेंज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ चेंज होते हैं, किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। तो वो सारे अगर हम फिजिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखें तो उनका डिफरेंशिएशन या उनको डिफरेंशिएट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कि दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान देने लायक है। सबसे पहले सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है फिजिकल चेंज का। A physical change involves a change in the physical state of a substance by changing either the interparticle space or interparticle forces. See, फिजिकल चेंज जो है किसी भी सब फिजिकल नाम से ही कॉमन है कि जो भी चीज़ है, ये सब्सटेंस है, उसका फिजिकल स्टेट में चेंजेस आएगा। अब फिजिकल स्टेट में चेंजेस आना हमें पता है कितने तरह के फिजिकल स्टेट होते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, जो बेसिक हम 3 फॉर्म जानते हैं। तीनों में डिफरेंस क्या आता है, या तो उनके इंटर पार्टिकल स्पेसेस ज़्यादा या कम होते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ज़्यादा या कम होते हैं। तो अगर फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है तो इन सारी चीज़ों में भी चेंजेस आएंगे। तो फिजिकल चेंज में यही होता है कि या तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस बदलते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस बदलते हैं, और इन्हें बदलने के कारण फिजिकल स्टेट में भी चेंज आता है। दूसरा है, देयर इज नो चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज। कभी भी किसी भी सब्सटेंस का जो बेसिक फॉर्म है, बेसिक कॉम्पोजिशन है, वो चेंज नहीं होगा फिजिकल चेंज में। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग वाटर का। मान लेते हैं वाटर हम लोग का सॉलिड फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ आइस। अगर हम फिजिकल चेंज दिखाएंगे तो उसे पिघलाएंगे तो वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हम नॉर्मल वाटर पीने के यूज़ में आते हैं। लेकिन उसका जो बेसिक कॉम्पोजिशन है कि वो आइस के फॉर्म में भी रहेगा, तो उसमें उसका जो कॉम्पोजिशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का H2O ही रहेगा। और अगर वो फिजिकली चेंज होकर लिक्विड में आता है तब भी उसका कॉम्पोजिशन जो है वो H2O ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो किसी भी सब्सटेंस का जो कॉम्पोजिशन होता है फिजिकल चेंज में वो चेंज नहीं होता, सिर्फ उनका फेज चेंज होता है, कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता। तीसरा है, द सब्सटेंसेस अंडरगोइंग फिजिकल चेंज डू नॉट चेंज देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी सब्सटेंस जो फिजिकल चेंज जिनमें फिजिकल चेंज हो रहा है उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक कभी भी चेंज नहीं होता। जो बोलते हैं ना अस्तित्व, कि ये सामान है, ये वो चेंज नहीं होता। भले वो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उनका जो मेन खासियत है, जैसे नमक का खासियत है नमकीन, नमक हमें नमकीन लगता है, तो वो जो बेसिक चीज़ है, बेसिक फाउंडेशन है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। बाकी उनका स्टेट चेंज होता है फ्रॉम वन टू अनदर, लेकिन उनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। मतलब न्यू सब्सटेंसेस नहीं फॉर्म होते हैं, बस इसमें क्या होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, कि बिल्कुल अलग सा कुछ अद्भुत चीज़ फॉर्म हो गया हो। सिर्फ वही बेसिक सामान रहता है, बस अपने एक फॉर्म को छोड़ के वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मेनली उसका फिजिकल स्टेट चेंज होता है। नेक्स्ट है, द चेंज इज टेम्पररी एंड कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशन विच ब्रिंग अबाउट द चेंज। फिजिकल चेंज टेम्पररी होता है और इसे वापस जिस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया गया है उसमें लाया जा सकता है। मतलब ये चेंज जो होता है वो टेम्पररी होता है और कंडीशंस को रिवर्स करके, उल्टा करके इसे फिर से अपने प्रीवियस फॉर्म में चेंज किया जा सकता है।
नेक्स्ट है नो एनर्जी चेंज नॉर्मली अकर्स ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। जब भी फिजिकल चेंज होता है तो किसी भी टाइप के एनर्जी का चेंज नहीं होता, लाइक हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सारी चीज़ें हम लोग केमिकल चेंजेस में देखेंगे कि ये सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही है या फिर इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन फिजिकल चेंज में ऐसा कोई भी चेंज नॉर्मली, एक्सेप्शन केसेस अलग हैं, नॉर्मली अगर नहीं होता। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिजिकल चेंज के, जिनमें बेसिक यही है कि फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें मेनली फिजिकल स्टेट किसी भी सब्सटेंस का कन्वर्ट होता है। ये चेंज परमानेंट नहीं होता। अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है तो उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंज होंगे, उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस चेंज होंगे, लेकिन और बेसिक फॉर्म इसका कभी भी चेंज नहीं होगा, वो अनडिस्टर्ब्ड रहेगा, बेसिक कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा। ये चेंज परमानेंट नहीं है, इसे वापस बेसिक फॉर्म में लाया जा सकता है, बस हमें जो कंडीशंस यूज़ किए हैं उसे रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं केमिकल चेंजेस की, कि केमिकल चेंजेस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। सो लेट्स सी केमिकल चेंजेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो केमिकल चेंज का है वो ये है, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस मे और मे नॉट चेंज। जो कि हमने फिजिकल चेंज में देखा था कि फिजिकल स्टेट चेंज होगा ही होगा। केमिकल चेंजेस में ऐसा हो भी सकता है कि फिजिकल स्टेट चेंज हो, ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक यही है कि फिजिकल स्टेट जो है मे चेंज मे नॉट चेंज, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लेकिन फिजिकल चेंज में ये बिल्कुल चेंज होगा ही होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, देयर इज ऑलवेज अ चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग केमिकल चेंज। ये भी फिजिकल से उल्टा है कि फिजिकल चेंज में कभी भी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता, लेकिन केमिकल चेंज में कॉम्पोजिशन चेंज होगा ही होगा उस सब्सटेंस का जो केमिकल जिस पे केमिकल चेंजेस हो रहा है। तीसरा है, देयर इज ऑलवेज अ चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द चेंजेस। जो भी सब्सटेंस इन्वॉल्व है केमिकल चेंज में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी चेंज आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका कॉम्पोजिशन बदल रहा है। कॉम्पोजिशन मतलब वो जिस रैशियो में एक दूसरे से अटैच्ड थे वो बदल रहा है, क्योंकि वो बदलेगा तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बदलाव आएगा। तो केमिकल चेंज में कैरेक्टरिस्टिक्स में भी चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज जब भी होगा तो न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। पहले जो सब्सटेंसेस रहते हैं वो ब्रेक होते हैं, ब्रेक होके उनका कॉम्पोजिशन चेंज होता है और बिल्कुल नए कॉम्पोजिशन के साथ न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है, द केमिकल चेंज इज ऑफ परमानेंट नेचर एंड कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड। केमिकल चेंज जो है, चूँकि नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं तो ये लगभग परमानेंट नेचर का होता है, जिसे वापस करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन किसी किसी केस में ऐसा पॉसिबल भी है, लेकिन फिर भी ईजिली रिवर्स्ड नहीं हो पाता और केमिकल चेंज परमानेंट होता है इन नेचर। लास्ट है, एनर्जी चेंजेस ऑलवेज ऑकर इन द केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल फॉर दिस चेंजेस। केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंजेस जब भी होंगे, इन एनर्जी में भी चेंजेस आएंगे। बहुत अलग अलग फॉर्म्स में चेंजेस आते हैं, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, अलग अलग और एनर्जी होते हैं जिनका यूज़ होता है या जो बाहर निकलते हैं, लेकिन केमिकल चेंजेस में एनर्जी चेंजेस भी होता है जो कि फिजिकल चेंज में नहीं होता। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल चेंजेस के, जिसको अगर हम लोग समराइज़ करें तो कुछ वैसा होगा कि केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें बिल्कुल न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ। केमिकल चेंज में नेचर जो होता है इसका परमानेंट होता है और इसे आसानी से रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन इसका कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये सारे जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमें वो ध्यान रखना है, और इसके मदद से हम जो डिफरेंस अभी लिखेंगे फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के बीच, वो हमारे लिए लिखना आसान हो जाएगा
और दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें डिफरेंस, अगर डिफरेंस याद है तो हम दोनों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं, और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स याद है तो डिफरेंस हम खुद से बना सकते हैं। बस बेसिक जो है वो हमें याद रहना ज़रूरी है। तो डिफरेंस एक बार देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या क्या आते हैं। ओके, सो लेट्स सी द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। एक तरफ है फिजिकल चेंज, दूसरी तरफ है केमिकल चेंज। पहला है फिजिकल चेंज इज़ ऑफ टेम्पररी नेचर। फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्पररी नेचर होता है, क्योंकि इसे वापस बस कंडीशंस को अल्टर करके इसे वापस भी किया जा सकता है। लेकिन केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट इन नेचर होता है। ये अगर एक बार चेंजेस हो गया तो इसे वापस करना इतना आसान नहीं होता। सेकंड है इट कैन बी इजीली रिवर्स्ड। फिजिकल चेंज जो है इसको आसानी से रिवर्स किया जा सकता है, उल्टा जो बेसिक फॉर्म जिससे हम चेंज किए थे उसमें लाया जा सकता है। लेकिन केमिकल चेंज कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड। केमिकल चेंज को आसानी से रिवर्स नहीं किया जा सकता। थर्ड है ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज। फिजिकल चेंज में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होता है, कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता। लेकिन केमिकल चेंज में बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्रॉपर्टीज चेंज। इसमें जो है फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होता है और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होता है। चौथा है नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड इन अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज जब भी होगा तो सिर्फ स्टेट में चेंज होगा, न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल चेंज। नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। पांचवा है आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंसेस डू नॉट चेंज। फिजिकल चेंज में जो बेसिक आइडेंटिटी होता है किसी भी सब्सटेंस का वो चेंज नहीं होता। लेकिन केमिकल चेंज में आइडेंटिटीज ऑफ द सब्सटेंसेस चेंजेस, आइडेंटिटी भी सब्सटेंस के साथ साथ चेंज हो जाती है। छठा है एनर्जी चेंजेस नॉर्मली डू नॉट अकर। फिजिकल चेंज में एनर्जी चेंज ना के बराबर होता है, लेकिन केमिकल चेंजेस में एनर्जी चेंजेस ऑलवेज टेक्स प्लेस। केमिकल चेंज जब भी होगा तो एनर्जी का भी चेंज देखने को मिलेगा। लास्ट है मास ऑफ द सब्सटेंस डू नॉट चेंज। फिजिकल चेंज में सब्सटेंस का जो मास है जितना पहले था उतना ही रहेगा, लेकिन केमिकल चेंज में मास ऑफ द सब्सटेंस डज चेंजेस। इसमें जो है मास सब्सटेंस का चेंज हो जाता है। ये जो लॉस है ये अलग अलग प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, या तो एनर्जी चेंज के फॉर्म में ये लॉस देख सकते हैं, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग लॉस देख सकते हैं, लेकिन सब्सटेंस का जो बेसिक मास था वो चेंज होता ही है। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस में। देखिए क्वेश्चन या तो डायरेक्ट आप लोगों से पूछ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए, अगर बेसिक क्वेश्चन या जनरल क्वेश्चन आना चाहे, इजी जिसको हम लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन जनरली सीनियर क्लासेस में नहीं पूछा जाता। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बोलेगा फिजिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने या केमिकल चेंजेस का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने या दोनों में डिफरेंस बताने। लेकिन अगर एडवांस क्वेश्चन जो कि आपके एक्सरसाइजेज में भी है तो आपको जानना ही जानना है कि कुछ एग्जांपल्स आपको दे देगा और इस उसमें बताएगा कि आप बताइए कि इसमें कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंजेस है। तो कुछ एक क्वेश्चंस आपको मैं बनाने के लिए देती हूँ, आप लोग बनाइएगा इसे। ओके, सो सी द क्वेश्चंस। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। यहाँ जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा इसमें फिजिकल चेंज हो रहा है और कौन सा केमिकल चेंज हो रहा है। पहला है कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। दूध का दही में कन्वर्ट होना, क्या ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है आपको बताना है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तीसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स। चौथा है डिजॉल्विंग सैल्ट इन वाटर। पांचवा है बर्निंग ऑफ कोल। आगे है नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बाय पासिंग करंट। आपको बताना है ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। और लास्ट है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये जितने भी स्टेटमेंट्स आपको जो 6-7 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ये आपको सॉल्व करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई भी स्टेटमेंट समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेरी कर सकते हो, या जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। एक और क्वेश्चन जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से रिलेटेड है वो ये
कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर टुगेदर, क्या फिजिकल और केमिकल चेंज एक साथ हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे? एग्जाम्पल के साथ आपको अपना आंसर देना है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं जो कि सेम टॉपिक से रिलेटेड था, तो आपको अभी सॉल्व कर लेना चाहिए। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा। बाकी चैप्टर कंप्लीट रिवीजन हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम लोग क्विकली रिवाइज करेंगे शॉर्ट नोट्स के थ्रू, और ये आपके एग्ज़ाम्स में भी यूज़ होगा और आसानी से पूरे चैप्टर को इन अ ग्लांस एक बार में समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर लंबा है, काफ़ी सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे चैप्टर का एक क्विक नोट देखेंगे। तब तक आप लोग एक्सरसाइज बनाइए और बना के मुझे आंसर्स दीजिए। हाँ, जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों तक सारी चीज़ें अच्छे से पहुंच रही हैं या नहीं। टेक केयर, गुड बाय।